कंट्रोलिंग रिडंडेंसी इन डेटा स्टोरेज एंड इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एफर्ट्स, ये आपका एडवांटेज आ गया डेटाबेस का कि डेटाबेस के अंदर आपके पास डेटा को जब आप स्टोर करते हैं तो ये एक ऐसा आपको मैकेनिज्म दे देता है डेटाबेस, आप इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर और अरेंज कर रहे होते हैं कि रिडंडेंसी मिनिमम हो जाती है डेटा के अंदर भी और उसके अलावा डेवलपमेंट एफर्ट्स में भी। रिडंडेंसी कहते हैं क्या कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, ये डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी कि एक डेटा को अगर आप एक दफ़ा स्टोर करके काम चल सकता है तो व्हाई डू यू हैव टू स्टोर इट 15 टाइम्स। सिमिलरली अगर एक चीज़ को प्रोग्रामिंग में लेट से एक दफ़ा कोड लिख के यूज़ किया जा सकता है तो व्हाई डू वी हैव टू रेप्लिकेट दैट कोड 15 टाइम्स। ठीक है, अब ये जो डेवलपमेंट की एफर्ट है इसके लिए अगर आप अपने पास्ट में एग्जांपल देखना चाहें तो हमने प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फंक्शंस का। फंक्शंस क्या करते हैं कि जो कोड हमने बार बार यूज़ करना है, लेट्स से इट्स 15 लाइंस कोड, उस 15 लाइन कोड को हम एक फंक्शन क्रिएट करके उसमें स्टोर कर देते हैं एंड नाउ वी जस्ट कॉल दैट फंक्शन स्पेसिफिकली, और वो 15 लाइंस ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है एंड इट गिव्स अस सर्टेन इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट एवर वी वांट। तो ये आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन फेच करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका हो सकता है कि आप जब डेटाबेस को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आप अपने पास इस तरह का इंटरफेस डेवलप कर लें, यूज़ कर लें कि आपको बार बार डिफरेंटली काम ना करना पड़े बल्कि डुप्लीकेशन जो है वो मिनिमम हो जाए। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको कैसे मिल रही है कि जब आप DBMS यूज़ करें तो वेदर यू आर यूजिंग अ मोबाइल ऐप, whether you are using let's say a web app यानी कि ब्राउज़र में से या डेस्कटॉप बेस एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, आप हमेशा डेस्क DBMS को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं कि यू नीड स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेटा, और DBMS खुद से ही मैनेज करता है कि उसने इंफॉर्मेशन डेटाबेस में से जो अंडरलाइंग डेटाबेस है वहाँ से कैसे रिट्रीव करनी है। अगर बीच में DBMS ना होता तो फॉर योर मोबाइल ऐप यू माइट हैव हैड टू राइट द कंप्लीट कोड्स फॉर गेटिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस। वेब के लिए सेम केस होता और डेस्कटॉप के लिए सेम केस होता। अब जनरली आपके पास डिफरेंट टीम्स काम कर रही होती हैं डेवलपमेंट में, तो मोबाइल की टीम डिफरेंटली चीज़ को शायद देख रही होती है और एक्सेस करने की कोशिश करती, वेब की टीम डिफरेंटली करती, डेस्कटॉप टीम डिफरेंटली करती, और उसके बीच में जब वो ये सब काम कर रहे होते हैं तो इनकन्सिस्टेंसीज आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है जिसकी वजह से सिस्टम्स क्रैश भी करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाती है। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि मोबाइल ऐप पे वो परफॉर्मेंस ना मिले जो आपको वेब ऐप पे मिल रही हो, या मोबाइल पे मिल जाए तो डेस्कटॉप के ऊपर वैसी परफॉर्मेंस ना मिले। सो अब वो अगर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं होगी तो यूज़र का एक्सपीरियंस अफेक्ट होगा, विच इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल ट्रेड फॉर एनी टेक्निकल सिस्टम। फिर DBMS आपको एक और एडवांटेज जो दे रहा था जिसको हमने पहले भी देखा कि सिक्योरिटी की पर्सपेक्टिव से कि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को एक्सेस देना चाहते हैं। इसके लिए डेटाबेस सिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है जो SQL के अंदर जिसको हम कहते हैं DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसको हम फर्दर देखेंगे फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर कि ये कैसे कंट्रोल करता है। प्रोवाइडिंग बैकअप एंड रिकवरी सर्विसेज, हम रिकवरी सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से, बैकअप के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि DBMS ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड वी कैन यूज़ दिस सर्विसेज। प्रोवाइडिंग मल्टीपल इंटरफेसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स, अब ये इंटरफेसेस आपके पास अवेलेबल होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स के लिए और आप इनके बेस पे चीज़ को कोई टास्क अचीव कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक यूजर्स। उसके अलावा जी आपके पास एक एडिशनल बेनिफिट ये भी आ जाता है कि आप अपनी क्वेरीज रन करके उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई एनालिसिस परफॉर्म करना चाहें, कोई इनसाइट्स जनरेट करना चाहें तो ये चीज़ आपको हेल्प करती है इन डिसीजन मेकिंग। अब ये आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि डिसीजन मेकिंग के लिए आप डेटा को यूज़ करते हैं बजाय इसके कि आप अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस की बात करें, आप डेटा को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, फॉर दैट अगर आपने अपनी कोई प्रमोशन या सेल्स की कोई आपने स्ट्रेटजी बनानी है, उसके लिए भी आप प्रमोशन निकालना चाहते हैं, कुछ भी कोई ऐसा ख़ास डिसीजन करना चाहते हैं, फोरकास्टिंग आपके लिए यूज़ की जाती है, तो वो ऑल ऑफ दैट इज़ बेस्ड ऑन डेटा। इससे रिलेटेड फिर जो आपके पास डोमेन्स आ जाती हैं, इसमें आपके पास डेटा साइंस आ जाती है और बिजनेस इंटेलिजेंस आ जाती है। बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा साइंस बेसिकली यही फैसिलिटेट कर रही है यूज़र्स को कि आप डेटा को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग में अपना अच्छा आउटपुट ला सकें।
एडिशनल implications ऑफ यूजिंग डेटाबेस अप्रोच। एक फ़ायदा ये है कि आपके पास एक स्टैंडर्ड आ जाता है, उस स्टैंडर्ड की बेस के ऊपर आप अपनी फर्दर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। सो यू नो एग्जैक्टली कि क्या स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, उन स्ट्रक्चर्स को यानी उन टेबल्स को आप यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को बना रहे होते हैं। सो स्टैंडर्ड्स के होने की वजह से आपको एफर्ट मिनिमम हो जाती है और एफर्ट जो आउटपुट आती है उसमें इनकन्सिस्टेंसी नहीं होती है। फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम कम हो जाता है बिकॉज डेवलपर्स डोंट हैव टू वरी अबाउट द बैक एंड, दे ओनली हैव टू वरी कि वो फ्रंट एंड पे एक चीज़ को कैसे डेवलप करना है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है आपके पास, आप डेटा स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन, ये ऑलरेडी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि लेट्स से वी हैव अ स्ट्रक्चर और उसके अंदर 2-3 कॉलम्स हैं, स्पेसिफिक ऐप्स जो हैं वो कुछ कॉलम्स को एक्सेस कर रही हैं। तो हम अगर उसके अंदर एक नया कॉलम ऐड कर भी देते हैं तो डेटाबेस सिस्टम हमें बड़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वी डोंट नीड टू चेंज दीज ऐप्स। लेट्स से ये ऐप बी है और ये ऐप ए है, तो वी डू नॉट नेसेसरीली नीड टू चेंज दीज ऐप्स, दे विल स्टिल वर्क इवन व्हेन वी हैव चेंज द स्ट्रक्चर, कि हमने एक न्यू कॉलम ऐड करके उसमें इंफॉर्मेशन पॉपुलेट करनी शुरू कर दी। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ करंट इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम देखते हैं कि ये असल में बहुत हेल्पफुल होती है हमारे लिए, क्योंकि डेटाबेस के अंदर चूंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, सो यू ऑलवेज स्टे अप टू डेट एंड यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड कि आपके पास डेटा जो है वो अपडेटेड नहीं होगा। दिस इज समथिंग अबाउट द बैकग्राउंड के डेटाबेसेस कैसे डेवलप हुई, उनकी जो एवोल्यूशन थी। तो इवन स्टार्ट में बिल्कुल जब हम बात करें तो डेटाबेस में बेसिकली नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल थे कि आप हायरार्किकली इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते थे। दिस इज सॉर्ट ऑफ द सिस्टम कि जिस तरह आप अगर आप फाइल सिस्टम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें तो फाइल सिस्टम क्या कर रहा है कि वो एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर की इन्फॉर्मेशन है, देन तीसरे फोल्डर की इन्फॉर्मेशन है और उस फोल्डर के अंदर 4 फोल्डर्स और हैं, फिर उसमें हर फोल्डर में 5-10 फाइल्स हैं। तो हायरार्की के लिए इन्फॉर्मेशन को मैनेज किया गया और उस इन्फॉर्मेशन को फिर आप अगर फेच करना चाहें तो यू कैन रिट्रीव दैट इन्फॉर्मेशन। आफ्टर द इनिशियल स्टेजेस जब रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई, ये डिफरेंट डोमेन्स की तरफ हमने अप्लाई करना शुरू किया, तो फिर एक टाइम आया कि 1970s में हमने प्रपोज किया कि जी रिलेशनल मॉडल होना चाहिए, जिसमें जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं हम उनको मॉडल करके उसकी बेस पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, इंस्टेड के हम सिंपल हायरार्किकल या नेटवर्क मॉडल्स को यूज़ करें। तो ये फिर रिलेशनल डीबीएमएस की डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके पास सामने आना शुरू हो गए, उसमें प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी थी और उसमें फिर ओपन सोर्स भी ओवर द टाइम आई। इसकी जो काफ़ी फेमस एग्जांपल्स हैं उसमें आपके पास माई एसक्यूएल आ जाता है, दिस इज़ ओपन सोर्स। ओरेकल का एसक्यूएल है, दिस इज़ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल है सर्वर, ये भी आपके पास प्रोप्राइटरी आउटपुट सॉफ्टवेयर है जो कि डिफरेंट रिलेशनल मॉडल्स की पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं। इनके अंदर फिर एडिशनल कुछ फीचर्स डाल दिए गए हैं टू फैसिलिटेट द यूजर्स टू प्रोवाइड एडिशनल कंप्यूटेशनल या फंक्शनैलिटीज़। फिर ओवर द टाइम फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तर्ज पे हम लोगों ने सोचना शुरू किया, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि बाज़ दफ़ा फॉर स्पेसिफिक डोमेन्स हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम्स वजूद में आए। ओवर अगेन फिर थोड़ा सा हमें ये समझ आया कि रियल लाइफ में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो रिलेशनल डेटाबेस ही होता है, लेकिन स्टिल वी आर interested in storing the information in object oriented way। तो फिर object relational DBMS का concept भी introduce कराया गया and it is still being used at different domains। एक्सटेंडेड रिलेशनल सिस्टम एड फर्दर कैपेबिलिटीज़, तो ये फिर आपके पास कुछ अलहदा से सिस्टम बना दिए गए जो मल्टीमीडिया या XML के डेटा को सपोर्ट करने के लिए, जो कि बड़ा एक स्पेसिफिक किस्म का यूज़ है, लेकिन फॉर अ लार्ज सिस्टम दिस काइंड ऑफ नीड्स में अकर एंड देन वी यूज़ दीज सिस्टम्स ताकि हम हर फंक्शनैलिटी को अच्छे ऑप्टिमल तरीके से टैकल कर सकें। डेटा ई कॉमर्स एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है, वेब के अंदर आपको जो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं वो HTML में बनाई जाती हैं और इस HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अंदर फिर आपके पास डिफरेंट और एप्लीकेशंस आ गई हैं, क्योंकि HTML का थोड़ा सा जो नेचर ऑफ डेटा है दैट इज़ डिफरेंट, तो उसको फिर स्ट्रक्चर करने के लिए कि उसके अंदर डेटा को कैसे स्ट्रक्चर किया जाएगा, वहाँ पे फिर हमने XML को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं हम लोग। तो XML बेस्ड डेटाबेसेस का वहाँ पे एक थोड़ा सा यूटिलिटी बढ़ जाती है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर।
फिर इस सारे को जो सपोर्ट करने के लिए जो लैंग्वेजेस मोस्ट कॉमनली वेबसाइट्स के ऊपर चल रही हैं, दो दे इंक्लूड PHP, जावास्क्रिप्ट, उसके अलावा ASP.NET है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की बैक्ड लैंग्वेज है, एंड देर आर अदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो कि वेब बेस्ड आपको प्रोग्रामिंग की सहूलत देते हैं। तो ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये एसेंशियली दे सपोर्ट द डेटाबेस सिस्टम एज वेल, कि आपको अगर किसी वेब पेज से डेटाबेस को अपडेट करना चाह रहे हैं तो दे गिव यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी। अब डिफरेंट किस्म की चीज़ें ऐड भी की जा रही हैं DBMS में डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। जिस तरह कि आप साइंटिफिक एप्लीकेशन की बात करें तो वो उसके परस्पेक्टिव से वहाँ पे कुछ ना कुछ डिप्लॉयमेंट डेवलपर्स हो रही होती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो डोमेन क्या है। अब एस्ट्रो फिजिसिस्ट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, अगर आप बात करेंगे मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के बंदे की तो उसके लिए डेटाबेस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। इट कुड बी कि हेल्थ और जीनोमिक्स के जो डेटा है वो डेटा को डिफरेंटली डील कर रहे होंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। सो फिर अब वहाँ पे आपके पास एक स्पेशल केसेस आ जाते हैं जिनके लिए आप स्पेशलाइज्ड किस्म की रिसर्च करके एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। फिर XML का हमने डिस्कस किया, देन इमेजेस को डेटा, आपको पता है कि इमेजेस का डेटा बढ़ रहा है, वीडियो कंटेंट बढ़ रहा है, तो उसको स्टोर करने के लिए और एफिशिएंटली रिट्रीव करने के लिए, अच्छा उस लेट्स से कि अगर एक वीडियो है तो वीडियो के अंदर से इंफॉर्मेशन को सर्च करना इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं इनको आइडेंटिफाई करना कि कैसे अचीव किया जाएगा। फिर डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा माइनिंग। डेटा वेयर हाउसिंग को हमने देखा था पहले भी कि डेटा को आप स्टोर कर रहे हैं जो पुराना डेटा है उस सारे को, और चूंकि डेटा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो नाउ यू वांट टू यूटिलाइज दैट डेटा, तो उसके ऊपर फिर आप डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स अप्लाई करके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं। फिर स्पेशल डेटा मैनेजमेंट है जी। ये स्पेशल डेटा बेसिकली जियो लोकेशन का जो डेटा है आपका, कि लोग मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसमें आपके पास ट्रैफिक का डेटा आ सकता है, सैटेलाइट का डेटा आ सकता है, गूगल मैप्स को यूज़ करने वाले लोगों के डिफरेंट परफॉर्मेंस जो उसकी एप्लीकेशन है वो उसके अप्लाई इंक्लूड करती है। उसके अलावा जी टाइम सीरीज डेटा होता है। ये वो डेटा होता है कि जो डिपेंडेंट होता है टाइम के ऊपर, एंड विद टाइम इट इज़ चेंजिंग वेरी रैपिडली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि आप आज डेटाबेस सिस्टम का कोर्स पढ़ रहे हैं तो इवन टुमारो यू विल बी स्टडिंग डेटाबेस सिस्टम कोर्स, एंड फॉर द नेक्स्ट 6 months यू विल बी इनरोल्ड इन द सेम कोर्स। मैं आपसे पूछता हूँ कि डेटाबेस सिस्टम के बाद आप कौन से कोर्स पढ़ेंगे, तो देयर इज अ सेट पैटर्न के यू नो एग्जैक्टली कि कौन सा कोर्स आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि स्टॉक मार्केट के आज के रेट्स क्या चल रहे हैं और कल के क्या थे, तो दे मे बी ह्यूजली डिफरेंट, एंड हाउ कैन वी प्रिडिक्ट देम। अभी तक इट्स नॉट वेरी क्लियर कि हम अगर नेट से कि मैं 5 दिन पहले की उसकी स्टॉक की वैल्यूज उठाऊं और फिर मैं आज की वैल्यूज उठाऊं तो मैं 5 दिन पहले वाली और आज की वैल्यू की बेस पे कल की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम डेटा के जो इंस्टेंसेस हैं वो क्लोजर इन टाइम सेलेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, यानी कि 5 मिनट पहले स्टॉक्स की वैल्यू क्या थी, 10 मिनट पहले क्या थी और आधा घंटा पहले क्या थी, और इस तरह से करीब करीब के जो टाइम स्लॉट्स हैं उनकी बेस पे हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सो वो फिर टाइम सीरीज का एनालिसिस आ जाता है विच इज़ इन इटसेल्फ अ कंप्लीट डोमेन। तो ये वो सारे डिफरेंट एरियाज हैं जिनके ऊपर एक्टिवली अभी डेटाबेस सिस्टम में रिसर्च हो रही है।